जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो साहब, कल समाचारों में पढ़ा कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की जो ब्रांड वैल्यू है वो 1000 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। ब्रांड वैल्यू का मतलब ये हुआ साहब कि ओलंपिक का मेडल जीतने से पहले वो टीवी पर या अन्य माध्यमों पर विज्ञापन, किसी कंपनी का किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन देने के लिए जितने पैसे लेते थे, 1000% बढ़ जाने का मतलब है कि उनकी कीमत 10 गुना बढ़ गई। तो साहब, ऐसा बताया गया कि पहले वो 15 से लेके 25 लाख रुपए तक एक विज्ञापन के लेते थे, तो अब इस समय वो 1.5 से 2.5 करोड़ रुपए ले रहे हैं एक विज्ञापन का। और JSW के एक उनके चीफ एग्जीक्यूटिव है मुस्तफ़ा गौस। JSW वो कंपनी है जिसने इनको ओलंपिक्स में स्पॉन्सर किया था, जिनके कच्चे चिट्ठे मैं पहले भी कई बार खुल चुका हूँ कि ये किस प्रकार थोड़े से पैसे दे के खिलाड़ियों को फंसा लेती हैं। थोड़ी सी 5,000 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दे के ये 100 200 300 500 खिलाड़ियों को स्पॉन्सर कर देती हूँ, उसमें एक आध जो ओलंपिक मेडल ले ही आता है। तो वही JSW उसके चीफ एग्जीक्यूटिव में मुस्तफ़ा गौस, उनका कल बयान आया कि साहब आज की तारीख में इनकी 1000 गुना कीमत बढ़ गई है और 80 कंपनियों ने JSW को संपर्क किया है कि वो नीरज चोपड़ा को अपने विज्ञापनों में लेना चाहती हैं। पर मुस्तफ़ा गौस ने कहा कि साहब नीरज चोपड़ा चूँकि बहुत व्यस्त है और अपने पेरिस ओलंपिक की तैयारियां कर रहे हैं, इसलिए उनके पास तो जी समय ही बहुत कम है, तो इसलिए हम बहुत गिने चुने ब्रांड्स में ही उनको ले रहे हैं, ऐसा है। तो अच्छा, उसके बाद ये भी उसी न्यूज़ में ये भी चर्चा थी कि ब्रांड वैल्यू के हिसाब से आज की तारीख में नीरज चोपड़ा से महंगा खिलाड़ी देश में सिर्फ और सिर्फ एक विराट कोहली बचे हैं। बाकी नीरज चोपड़ा तो धोनी को भी पीछे छोड़ दिया उन्होंने, अन्य क्रिकेटर्स भी पीछे छूट गए हैं। तो ये बात सच्ची हो सकती है, क्योंकि ये वाकई हमने देखा कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा एक बहुत बड़े स्टार बन गए और वो इतने पैसे पक्का ले रहे होंगे। अब देखना तो ये होगा कि साहब, ये तो जानकार लोग ये बताते हैं कि JSW ने जो ये बयान दिया है वो अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए दिया है या नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू वाकई इतनी बढ़ गई है और असल में नीरज चोपड़ा ने कितने पैसे कमाए, ये तो साहब पेरिस ओलंपिक के बाद पता चलेगा, जबकि उनका पूरा ये जो ओलंपिक साइकिल जितनी देर के लिए ये उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कंपनियों के साथ, वो जब मैच्योर होगा, रियलाइज होगा, तब पता चलेगा कि असल में नीरज चोपड़ा ने कितने पैसे कमाए या JSW ने नीरज चोपड़ा के लिए कितने पैसे कमा के दिए, और या नीरज चोपड़ा की कमाई में से कितना मोटा माल, कितना मोटा हिस्सा JSW खा गई। इसकी समीक्षा तो साहब पेरिस ओलंपिक्स के बाद होगी, पर फिलहाल ये एक सूचना है। अच्छा साहब, हमने एक चीज़ और फिर मुझे एक कौतूहल हुआ कि साहब मेडल तो और भी कई लोगों के आए थे, जैसे हमारे पहलवान जी लोग के भी मेडल आए थे। रवि दहिया का सिल्वर आया था, पर सिल्वर मेडल कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं होती है। बजरंग पूनिया का ब्रॉन्ज आया था, और भी खिलाड़ियों के मेडल आए थे। इस बार तो 7 मेडल आए हैं। तो बाकी खिलाड़ियों को क्या, उनकी कितनी ब्रांड वैल्यू बढ़ी है, तो इसमें सब कोई दो राय नहीं है कि जो फ़ायदा ओलंपिक गोल्ड मेडल का नीरज चोपड़ा को मिला वो अन्य खिलाड़ियों को नहीं मिला। अच्छा, हमारे पहलवान जी लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं मिला। इससे पहले कि अगर हम पुराने खिलाड़ियों पर नज़र डालें तो सबसे बड़ा फ़ायदा ब्रांड वैल्यू में उठाया था साहब PV सिंधु ने। बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु जो थी, अच्छा उनके भी लगातार 2 मेडल हो गए, पर पिछले ओलंपिक्स जीतने के बाद उन्होंने, कहते हैं कि नॉन क्रिकेटिंग खिलाड़ियों में वो सबसे बड़ी स्टार थी और सबसे ज़्यादा अच्छा अपना खिलाड़ी का जो मैनेजमेंट था वो PV सिंधु का हुआ था। और PV सिंधु ने शायद 90 या 100 ब्रांड्स जो है कवर किए थे, ऐसा बताया गया था। जानकार लोग ऐसा बताते हैं। उससे थोड़ा सा और पीछे जाते हैं कि 2008 में, तो देखिए साहब, सचमुच अगर देखा जाए
सही अर्थों में, सही मायनों में। तो क्रिकेट के अलावा इस देश में यदि कोई स्टार खिलाड़ी अगर हुआ है तो वो हुए सुशील कुमार, ओरिजिनल खिलाड़ी। हालांकि उससे पहले ये राज्यवर्धन राठौर और ये लोग जो हैं आपके, वो अभिनव बिंद्रा जैसे लोग ओलंपिक में मेडल्स ले आए थे, पर जो स्टारडम सही रूप से देखा जाए तो सुशील कुमार को मिली ना, वो किसी खिलाड़ी को नहीं मिली। पर जब 2008 में सुशील कुमार का मेडल आया था तो उसके बाद हमने देखा कि उनको एंडोर्समेंट के बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स नहीं मिले थे, और वो गिने चुने 2 4 5 एड्स में आए साल भर में, और उसमें भी ज़्यादातर जो है वो पतंजलि का देसी घी का एडवर्टीजमेंट था, एक आध कोई वो एक ट्रैक्टर का एडवर्टीजमेंट था जो मुझे याद आते हैं, एक आध कोई शक्तिमान यूरिया का एडवर्टीजमेंट था। तो उनको कोई बड़ी कंपनियां या जो जिन्हें बड़े ब्रांड्स कहा जाता है, क्लोथिंग के या शूज़ के या ऑटोमोबाइल्स के, गाड़ियों के, महंगी गाड़ियों के या महंगे प्रोडक्ट्स के, तो उनको कोई ऐसे कोई बहुत बड़े असाइनमेंट्स नहीं मिले। तो ये तो बात होगी तब सुशील कुमार की। और सुशील कुमार ने यूं तो बड़ा मोटा पैसा कमाया, परंतु एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में ब्रांड एम्बेसडर बन के कोई बहुत अच्छा उनका, बहुत सफल उनका करियर नहीं रहा एज अ ब्रांड एम्बेसडर। उसके बाद सब ये वाला ओलंपिक जब हुआ तो इसमें हमने देखा कि पहले रवि दहिया का मेडल आ गया, तो रवि दहिया को ठीक ठाक 2-4 दिन की ग्लोरी मिली। उसके बाद इस बार चूंकि ओलंपिक्स में मेडल आए भी तो बहुत ज़्यादा ना, 7 मेडल आए। पहले जब एक आध मेडल आता तो बहुत बड़ा हल्ला मचता था, बहुत बड़ी बात हो जाती थी देश के लिए, और वो सारा का सारा जो ग्लोरी है, जो ख्याति है, प्रसिद्धि है, शोहरत है, वो 1 या 2 खिलाड़ियों के बीच में ही बंटनी होती थी। पर इस बार तो ऐसा हो रहा था कि साहब 12-14 दिनों के ओलंपिक्स में हर दूसरे दिन ही कोई न कोई मेडल आ जाता था। और पहली बार ही वो मेडल आ गया था चानू का, वो बॉक्सिंग वाली लड़की का। तो अब आप देख लीजिए ना कि मैं उसका पूरा नाम तक भूल गया हूँ। तो स्टारडम इसे कहते हैं कि हमें उस बॉक्सिंग की लड़की का नाम भूल गया है, पूरा नाम, परंतु नीरज चोपड़ा का नाम याद है। इसका मतलब समाचार माध्यमों में और सामाजिक जीवन में बॉक्सिंग का मेडल जीतने वाली लड़की की इतनी चर्चा नहीं है जितनी नीरज चोपड़ा की हुई है। यही फ़र्क है, यही चीज़ आपके स्टारडम को डिफाइन करती है। तो और अगर आप मुझसे सही पूछें तो मुझे, अगर आप पूछ लें कि वो 7 खिलाड़ी कौन थे जिन्होंने इस बार ओलंपिक में मेडल लिए, तो मुझे सबके नाम भी याद नहीं आएंगे। वैसे एक तो पीवी सिंधु थी, 2 पहलवान जी लोग थे, एक नीरज चोपड़ा था, एक वो बॉक्सिंग में एक बॉक्सिंग की लड़की थी, उसका भी नाम भूल गया हूँ मैं, थोड़ी देर पहले याद था अभी भूल गया हूँ, और एक वो वेट लिफ्टिंग वाली लड़की थी। 7 हो गए कि नहीं हो गए? आप लोग ज़रा गिन के बताना, मुझे याद नहीं है। तो हम वापस आते अपनी बात पे। तो आपको याद होगा कि आखिरी दिन चल रहा था और बजरंग पूनिया का मेडल आया। मुझे याद है 3 बजे, आपको भी याद होगा, 3 बजे बजरंग पूनिया का ब्रॉन्ज मेडल आया, एंड वी वर रियली हैप्पी। मैं तो पर्सनली आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर बजरंग पूनिया, क्योंकि उस बच्चे को मैंने बहुत नज़दीक से और बड़ा शिद्दत से परिश्रम करते देखा है पिछले 8 साल। उस लड़के ने बहुत मेहनत की थी। तो बजरंग पूनिया का मेडल आया 3 बजे, और 4 बजे नीरज चोपड़ा का वे जेवलिन का इवेंट शुरू हो गया था, और 4:30 बजे, 4:45 बजे के आसपास उनका मेडल आ गया। तो बजरंग पूनिया की जो सेलिब्रेशन थी ना, वो सिर्फ 1 घंटे चल पाई। तब तक सारा देश जो है वो नीरज चोपड़ा की परफॉर्मेंस देखने में लग गया, और जैसे जैसे नीरज चोपड़ा की एक के बाद एक थ्रोज आती जा रही थी और वो बाकी खिलाड़ियों से आगे चल रहे, तो सारा का सारा फोकस नीरज चोपड़ा पे चला गया। और जैसे ही नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल आया तो सब पूरा देश जो है नीरज चोपड़ा के गोल्ड के जश्न में डूब गया। और उसके आगे बजरंग पूनिया की जो सफलता थी, जो बजरंग पूनिया का जो ब्रॉन्ज मेडल था ना,
उसकी चमक थोड़ी सी फीकी फीकी पड़ गई। फीकी तो मतलब किसी मेडल की चमक कभी फीकी नहीं पड़ सकती, पर सेलिब्रेशन जो था ना वो गोल्ड मेडल की तरफ शिफ्ट हो गया। अगर यही गोल्ड मेडल बजरंग पूनिया के मेडल के 2 दिन बाद आया होता तो हम पूरे 2 दिन तक बजरंग पूनिया के ब्रॉन्ज मेडल को सेलिब्रेट करते, पर आधे घंटे 1 घंटे बाद ही सारी लाइमलाइट जो है नीरज चोपड़ा ने लूट ली। अच्छा था, तो निश्चित रूप से गोल्ड मेडल की चमक थोड़ी ज़्यादा होती है ब्रॉन्ज या सिल्वर की तुलना में, परंतु उसके बाद जब एंडोर्समेंट, जब ये विज्ञापन की इंडस्ट्री की जब बात आती है, तो वहाँ भी हम ये देख रहे हैं कि बजरंग पूनिया या रवि दहिया की ब्रांड वैल्यू में मुश्किल से 60% से लेके 100% तक का इजाफा हुआ है। मतलब अगर वो पहले किसी विज्ञापन के 10 लाख लेते थे तो अब या तो उनको 15-16 लाख मिल रहे हैं या 20 लाख मिल रहे हैं। उसकी तुलना में नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू में 15 लाख से लेकर 25 लाख जहां वो पहले लेते थे, अब वो 2.5 से 5 करोड़ रुपया मांग रहे हैं, उनको मिल रहा है। तो उनकी ब्रांड वैल्यू में 10 गुना यानी 1000% का इजाफा हुआ है। तो सब आई वॉज वंडरिंग कि आखिर नीरज चोपड़ा को ही ये इतना ज़्यादा जंप क्यों मिला और बाकी खिलाड़ियों को क्यों नहीं मिला, पहली बात। और रेसलर्स की तुलना में, पहलवानों की तुलना में, रवि और बजरंग पूनिया की तुलना में नीरज चोपड़ा को क्यों ज़्यादा मिला, तो सब उसका एक मुझे जो कारण बहुत बड़ा समझ में आता है ना कि वो प्रेजेंटेबल, नीरज चोपड़ा ज़्यादा प्रेजेंटेबल है। ही लुक्स स्मार्टर, ही कैरीज हिमसेल्फ स्मार्टली। उसने अपने आप को बेहतर तरीके से ग्रूम किया है। ग्रूम करने का मतलब उसका कपड़े पहनने का ढंग, उसका बोलने चालने का ढंग, वो थोड़ा इनसे ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा प्रेजेंटेबल है। और वो हेयर स्टाइल और उसकी जो है ना ग्रूमिंग, जैसे ग्रूमिंग कहते हैं, ही इज़ बेटर ग्रूम्ड एंड ही इज़ मोर प्रेजेंटेबल दैन बजरंग पूनिया एंड रवि दहिया। तो सब यस, सारी बातों के बाद, हालांकि स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस तो सब मैट की है, उसमें तो जितने ज़्यादा पसीना बहाया है वो मेडल जीतेगा, परंतु उसके बाद जब आप शोबिज़ में आते हैं या जब आप स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस के बाद बाज़ार में कदम रखते हैं तो आपको अन्य बहुत सी चीज़ों पे भी ध्यान देना होता है, जिस पे हमारे पहलवान जी लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। फॉर एग्जांपल अपने ज़माने में सुशील ने भी नहीं दिया था और बजरंग ने और रवि ने भी नहीं दिया। इनको देना चाहिए था, या इनको कोई ऐसा समझाने वाला मिलना चाहिए था कि अपने तुरंत अपनी लुक्स पे, अपनी ग्रूमिंग पे थोड़ा काम करो, अपने लुक सुधारो, अपना हेयर स्टाइल सुधारो, अपनी दाढ़ी वाड़ी को थोड़ा सा सेट करो और थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनो, थोड़ा सा बोलने चालने उठने बैठने का ढंग सीखो और थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट दिखो, क्योंकि अब आपको शो बिजनेस में भी उतरना है और ये समय की नज़ाकत है, ये समय की ज़रूरत है। और अब आप सिर्फ खेल जगत के ही नहीं, हमारे रेसलिंग जगत के भी तो ब्रांड एम्बेसडर है ना। तो रेसलर्स को आपसे इन चीज़ों में आप सिखाएंगे, बिकॉज आप सीनियर हैं, आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, यू आर एन अचीवर। तो हमारे पहलवान जी लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि दे शुड लुक प्रेजेंटेबल। उनको अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे काम करना चाहिए, अब और थोड़ा सा बोलना चालना सीखना चाहिए। चलो नहीं अंग्रेज़ी बोलना सीख रहे, प्रॉपर हिंदी बोलना सीख ले। हालांकि वो हरियाणवी बहुत अच्छी बोलते हैं और आपको मालूम है मैं खुद हरियाणवी बहुत अच्छी बोलता हूँ, और मैं जब अपने मित्रों के बीच में बैठता हूँ तो बड़ी फ्लुएंट और बड़ी ठेठ हरियाणवी में बात करता हूँ। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई हरियाणवी डायलेक्ट। मैं अपनी हरियाणवी पे गर्व करता हूँ, मैं अपनी भोजपुरी पे भी गर्व करता हूँ। बट जब आप शोबिज़ में जाते हैं तो आपको थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में भी थोड़ा सा फ्लुएंसी लानी चाहिए, क्योंकि ये बिज़नेस के लिए ज़रूरी है। ये थोड़ा सा व्यापारिक दृष्टिकोण भी जीवन में अपनाना पड़ता है, अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ठीक है, सारी अचीवमेंट के बाद आपको पैसा भी कमाना है, पैसा कमाना ज़रूरी होता है। और जब आप इन लीगल लेजिटिमेट तरीक़ों से पैसा कमाएंगे ना, फिर आपको सुशील की तरह
2 नंबर का पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने इस घटना से ये सबक लिया है कि नीरज चोपड़ा को एक तो गोल्ड मेडल का फ़ायदा मिला, दूसरी बात इस बात का फ़ायदा मिला कि वो ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा प्रेजेंटेबल है। ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ इन अ बेटर वे ऑन द स्क्रीन। तो हो सकता है बहुत से लोग मेरी इन बातों पर से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं होंगे, पर ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जीवन का कि हमें सारी अपनी स्पोर्ट्स की सारी तैयारी के बाद खुद को प्रेजेंटेबल बनाने पर भी, अपनी ग्रूमिंग पे भी काम करने की ज़रूरत होती है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।